हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम लोग फिर एक बार नए क्लास एवं नए टॉपिक के साथ आए हैं दोस्तों। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो नया टॉपिक है हमारा, वो है दोस्तों गुप्त साम्राज्य, है ना। यानी हम लोग आज गुप्त साम्राज्य को शुरुआत करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम लोग गुप्त साम्राज्य से पहले मौर्य साम्राज्य हम लोगों ने ख़त्म किया, ठीक है। हमारा जो ये दोस्तों ये जो सीरीज चल रही है, इसको किसको लेकर टारगेट है, तो दोस्तों ये हमारा यूपीपी वीडियो एवं पेट और भी जो स्टेट पीसीएस जो भी स्टेट के पेपर होते हैं, या एसएससी सीजीएल वीजीएल में जो भी जीएस जहाँ से पूछा जाता है, वहाँ को हम लोग टारगेट करके दोस्तों जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको उतनी ही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ताकि क्या है कि आप मान लो कभी कभी क्या होता है ना, टॉपिक थोड़ा गहराई से अगर जा रहा है कोई भी, तो मैं पहली बात तो उतना गहराई से मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को लिखा रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। बट अगर कभी भी मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इसीलिए मैंने आपको बहुत सारी जब टॉपिक पढ़ाता हूँ तो स्टोरियाँ सुना देता हूँ, उनको लिंक कर देता हूँ, ताकि क्या रहे कि चीज़ें आपको स्टोरी के थ्रू याद रहें। क्योंकि आप जब मेन पर्पस हमारा होता है कि हमें चीज़ें याद रहें, पढ़ने के बाद कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं, कितना हम याद कर पा रहे हैं, कितना हमें याद है, ये मैटर करता है। कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। देखो, ज़्यादा पढ़ेंगे तो श्योरिटी तो है कि आप अच्छा सीख लेंगे, अच्छा। बट क्या है कि हम अगर सिस्टमेटिक बेस में और भी चीज़ें में अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे, तो क्या होता है हम चीज़ें भूल जाते हैं, बार बार हमको फिर रिवीजन करना पड़ता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक बार आप अच्छी पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको दोबारा उस सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, फिर जब रिवीजन करना पड़े तो कम टाइम, है ना। तो इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा, देखो मैं जैसे कि आपने देखा होगा तो मैंने मौर्य साम्राज्य को आपको 3 क्लास पढ़ाई है। रीज़न क्या है, क्योंकि दोस्तों बड़ा टॉपिक है, और रीज़न ये भी है कि दोस्तों वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको उस टॉपिक में ना तो ज़्यादा गहराई में ले जाने की कोशिश की आपको, और ना ही दोस्तों सतह पर रखा है आपको, ऐसी जगह ले जाकर छोड़ा है मैंने कि आप क्वेश्चन वहाँ से तो आएगा तो आप कर लेंगे, ये मैंने हर टॉपिक को छुआ है थोड़ा थोड़ा, है ना। उसका पर्पज़ यही है कि आपका जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। इसी तरह हम लोग गुप्त साम्राज्य को भी करेंगे। आप बस आराम से आप मेरे साथ बैठे रहिए, ठीक है। और जो भी नए हैं दोस्तों, उनको बस करना क्या है कि मेरी वीडियो पूरी देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, तभी आपको फील हो पाएगा कि आप किस तरीके से मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए टॉपिक को। मैं आपको देखो अभी स्ट्रक्चर से मैं पढ़ाता हूँ हर चीज़ों को, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दें, जब आप पढ़ लें, आपको जब अच्छा लगे तब बात करिएगा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। जब हम शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली बात हमारी यही होनी चाहिए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो गुप्त साम्राज्य, ठीक है। मैं आज आपको एक चीज़ का फ़र्क बताता हूँ। जैसे कि आप जब बुक्स पढ़ेंगे, जब जैसे कोई नया अगर होगा, तो हो सकता है उनको कोई चीज़ अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ना समझ में आए, या जिन्होंने पहली बार हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं उनको हो सकता है ना समझ में आए। बट जिन्होंने 1-2 बार हिस्ट्री कहीं से पढ़ रखी होगी, उनको थोड़ा समझ में आएगा, जैसे कि समझ में उनको भी आएगा। जैसे कि आप जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है या वैदिक सभ्यता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होते हैं, नगरों का उद्भव होता है। उन्हीं में बहुत सारे नगर होते हैं। उन्हीं में क्या होता है, एक नगर बहुत मतलब एक कई सारे साम्राज्य कह लो होते हैं, ठीक है। उन्हीं में एक साम्राज्य निकल कर आता है, कई राज्य होते हैं, वही राज्य उन्हीं में एक राज्य जो है उभर कर आता है, जिसका नाम है मगध, ठीक है। मगध, जिसकी राजधानी पहले गिरिव्रज थी या राजगृह, और बाद में पाटलिपुत्र हो जाती। मगध वंश की स्थापना जो की थी वो किसने, देखो वैसे तो अगर आप देखें, अगर इतिहास में जब इतिहास की जो स्रोत की दृष्टि से देखेंगे, तो पहला वंश जो है मगध का, उसको माना जाता है हर्यक वंश को, है ना, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है। बट अगर आप जैसे महाभारत हैं या पुराणों में अगर आप देखेंगे, तो उसमें जो है मगध वंश का पहला संस्थापक जो देखा जाता वो जरासंध है ना, जो बृहद्रथ के पिता, है ना, जो जरासंध के पिता थे बृहद्रथ, ठीक है। जो जरासंध ने, आपने महाभारत में पढ़ा होगा, जरासंध मगध का राजा होता है ना, वो हमको दिखता है वहाँ पे। बट हम लोग अपना इतिहास की दृष्टि से अगर देखें, तो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो मगध का पहला जो वंश होता है वो कौन होता है, हर्यक वंश। हर्यक वंश की जो संस्थापक हैं वो बिंबिसार होते हैं। उन्होंने क्या किया, मगध वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्य की स्थापना की, और क्या हुआ, धीरे धीरे उनको एक बड़ा सा साम्राज्य बना दिया, राज्य की स्थापना की थी। धीरे धीरे बिंबिसार और अजातशत्रु ने मिलकर धीरे धीरे उसको क्या कर दिया, एक बड़ा साम्राज्य बना दिया, और धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को कब्जाते हुए क्या किया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया, ठीक। फिर क्या हुआ, शिशुनाग वंश आए, फिर नंद वंश आए, फिर मौर्य वंश आए। तो ये क्या हुआ, जो मगध साम्राज्य है वो स्टैब्लिश्ड होता गया।
इस्टेब्लिश होते होते वंश अलग अलग आते गए, और उसकी जो आर्थिक समृद्धि है, प्रशासनिक समृद्धि है, और जो राजनीतिक समृद्धि है, जो सैनिक समृद्धि, वो बढ़ती गई, धीरे 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 बढ़ती गई। मौर्य काल में क्या हुआ, ये चरम पर पहुंच गई। ठीक है, मौर्य कालीन में ये क्या हुई, चरम पर। मौर्य के पास 6 लाख की सेना थी। प्लूटो ने कहा है, जो यूनानी के साहित्यकार है ना, मतलब यूनानी दार्शनिक था, ठीक है, उसने कहा है कि इनके पास जो था 6 लाख की बड़ी सेना थी, और 6 लाख की बड़ी सेना को लेकर समय जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने क्या किया था, पूरे साम्राज्य को रौंद डाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर आप जब मौर्य काल के बाद, जब अशोक का शासन खत्म होता है, अशोक के शासन के बाद क्या होता है, इसका पतन होने लगता है। पतन होने के बाद धीरे धीरे क्या होती, मौर्य साम्राज्य की जो समृद्धि, जो सारा प्रशासनिक जो उपलब्धियां थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती। फिर क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद देखो मौर्य साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य को, पूरे भारत को लगभग प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया था। मैंने बताया था, जो चोल चेर पांड्य को छोड़कर, उधर असम वाले इलाकों को छोड़कर, और जो आज का आधुनिक पाकिस्तान, कश्मीर से लेकर सबको प्रत्यक्ष नियंत्रण में कर लिया था, है ना। तो एक बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था, अखंड भारत बनाया था उन्होंने। ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद हुआ क्या कि जब मौर्य साम्राज्य का विघटन हुआ, तो कई क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरी। ठीक है, और कई बाहर से आक्रमणकारी भी हुए, जैसे कुषाण बाहर से आए थे, शक बाहर से आए थे, है ना, पहलव हैं। ठीक है, इसी कई विदेशी शक्तियाँ भी आई। उन्होंने क्या किया, अब आप देखेंगे कि क्या होगा, साम्राज्य एक राजा के पास नहीं है, कई राजा एक ही उसी जिसमें मौर्य साम्राज्य पूरे भारत पे राज्य कर रहे थे उस समय, अब बाद में देखा जा रहा है कि कई राजा निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, ये कह सकते हो। तो इससे क्या हो रहा है कि अब समृद्धि का काल घट रहा है। तो यानी देखो, अब हम समझा रहे थे आपको साम्राज्य कैसे कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हम जैसे अगर हम मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, जब हम मौर्य के बाद जब मौर्योत्तर काल पढ़ते हैं, तो हम पूरे किसी भी राजा के नाम से उस समय भारत को डोनेट नहीं करते। जैसे कुषाण वंश को पढ़ते हैं, सातवाहन वंश पढ़ते हैं, बट हम उस समय ये नहीं कहते हैं कि मौर्योत्तर काल में लगभग आप अगर कह लें, देखा जाए तो 185 BC से लेकर लगभग 300 BC, यानी लगभग 500 वर्षों का शासनकाल ऐसा होता है जहाँ पे कोई ऐसी पावरफुल शक्ति नहीं होती जो पूरे भारत को नियंत्रण कर सके। तो हम उस समय क्या होता है, उस पूरे जो क्षेत्र होता है, उस पूरे क्षेत्र को किसी एक वंश के नाम से जानते ही नहीं। बट हम जब मौर्य साम्राज्य देखते हैं, तो हम मौर्य वंश को वंश नहीं कहते हैं, मौर्य को एक साम्राज्य कहते हैं। यानी साम्राज्य का मतलब है क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र को, पूरे लगभग हमारे पूरे भारत को उसने प्रभावित किया। एक ही क्षेत्र में नहीं, राजनीति नहीं, संस्कृति, प्रशासन, समृद्धि, आर्थिक, हर क्षेत्र में इन्होंने प्रभावित किया। तो कोई भी ऐसा वंश हो जो पूरे भारत को आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तौर पर अगर प्रभावित करता है, तो उसको, उस वंश के नाम को, वो क्या होता है, उस वंश के नाम से हम उस काल को साम्राज्य के नाम से बोल देते हैं, उसको साम्राज्य बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुप्त साम्राज्य बोलते हैं, है ना। इसी तरह हम लोग मौर्य साम्राज्य बोलते हैं, मौर्य साम्राज्य बोलते हैं। हम लोग मौर्य राज्य नहीं बोलते हैं, या आप लोग देखते हो गुप्त हम लोग पढ़ते हैं जब कुषाण वंश बोलते हैं, कुषाण साम्राज्य नहीं बोलते कभी ना, बुक में आपको लिखता मिलेगा कुषाण वंश मिलेगा, शुंग वंश मिलेगा, शुंग राज्य मिल जाएगा, ठीक है, सातवाहन वंश मिल जाएगा, मगर आपको कभी सातवाहन के पीछे साम्राज्य लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कभी आपको कुषाण के पीछे कुषाण साम्राज्य लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा, कुछ शुंग साम्राज्य नहीं लिखा था। रीजन यही है क्योंकि उन्होंने कुछ क्षेत्रों को प्रभावित किया, पूरे भारत को प्रभावित नहीं किया। बट जो गुप्त साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, इसे तो देखो आप जब मध्यकालीन भाग जाएंगे तो अलाउद्दीन है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार देखो, खिलजी वंश है ना। तो खिलजी क्या होता है, पूरे भारत को जीतता है, बट उसे प्रभावित नहीं करता। बट अब अगर मुगल साम्राज्य हो, मुगल वंश हम नहीं बोलते, मुगल साम्राज्य बोलते हैं। आप बुक में पढ़ेंगे तो सीधे मुगल साम्राज्य लिख के आता है। तो रीजन ही, जब कोई भी सत्ता हो, कोई भी वंश हो, जब पूरे भारत को किस किस क्षेत्र में, राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, हर क्षेत्र में अगर प्रभावित करती, तो उस क्षेत्र के, उस राजवंश के नाम से उसको, उस काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझ में आया, गुप्त साम्राज्य हम क्यों लिखते हैं या मौर्य साम्राज्य क्यों लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए था। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैंने समझाने के क्रम में आपको थोड़ा पीछे ले जाएगा, थोड़ा 2-4-5 मिनट लगा है, बट आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बच्चों को एक बात समझ, ये चीज़ पढ़ के निकल जाते हैं, उनको लगता है अंतर समझ में नहीं आता। अंतर समझने में वो ये चीज़ सोचते ही नहीं, ये राज लिखा है तो क्यों लिखा है, ये साम्राज्य लिखा है तो क्यों लिखा है। इस चीज़ को समझना जरूरी होता है। आपको अगर हिस्ट्री में अच्छा नॉलेज रखना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। हम चलिए आप सारी बात छोड़ के हम शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं तो हम अगर बात करें दोस्तों, तो पहले जैसे कि मैं आपको हर चीज़ बढ़ाता हूं, तो पहले हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या होगा, पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी का स्रोत। देखो, मैंने जब आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, तब मैंने आपको इसकी जानकारी का स्रोत बताया था।
तो मैंने उसकी जानकारी स्रोत में मैंने बहुत सारा कुछ नहीं लिखा था, मैंने वही जानकारी स्रोत वहाँ पे लिखे थे जो क्वेश्चन में आपके वन लाइन में पूछा जाता है। मैंने शुद्रक की मृच्छकटिकम के बारे में बताया था, तो शुद्रक पूछा जाता है मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो शुद्रक की। इसी तरह मैंने आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताया, मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में बताया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वो आते हैं, तो मैंने इसलिए उनको जब अब आपको एक आइडिया ये भी लगेगा, एक तो ये रचना तो है ही, बट दूसरी ये है कि ये मान लो वो मौर्य साम्राज्य की जानकारी का स्रोत थी, तो इससे आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। आप वो चीज़ें वही पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बट आपका नॉलेज बढ़ रहा है कि हाँ ये जो चीज़ है ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी का भी स्रोत है। मान लीजिए कभी आपको पीसीएस का अगर पेपर निकलता है और आपको कभी लिखने का मौका मिलता है मेंस, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से लिख सकते हैं। रीज़न यही होता है ना, पढ़ाने का तरीका होना चाहिए अलग अलग तरीके। लोग पढ़ाते वही हैं, बट उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि और हमारा जो नॉलेज है इंक्रीज हो जाए, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो जानकारी का स्रोत में देखो, जिसे हम अभी पढ़ाएंगे आपको हरिसेन की प्राच्य प्रशस्ति। तो हरिसेन की प्राच्य प्रशस्ति के बारे में कौन लिखा, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राच्य प्रशस्ति किसकी रचना, हरिसेन। बट अब इसको हम अगर और थोड़ा अंदर ले जाए तो ये क्या है, ये गुप्त साम्राज्य की जानकारी का स्रोत है। बस इतना ही तो पढ़ना है हमको, ठीक है। तो जानकारी स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो ये। दूसरा फिर हम लोग जानेंगे, फिर दूसरा क्या जानेंगे कि इनका काल क्या है, इनका समय भी तो जानेंगे ना दोस्तों, किस समय में थे। सी फिर हम जानेंगे कितना क्षेत्र क्या था इनका, ठीक है। डी हम जानेंगे प्रमुख राजा के बारे में, ये स्ट्रक्चर है, इसको बना लीजिए पहले एक बार, ठीक है। फिर ई हम लोग क्या देखेंगे, फिर हम लोग इसकी इनकी प्रशासनिक संरचना देखेंगे, प्रशासनिक संरचना, ठीक है। बस इतना पढ़ना है आपको, इतना पढ़ना है। प्रशासनिक संरचना पतन के बारे में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मेंस में लिखने का आता है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें रहेंगी जो उस काल के, जो मान लो कोई हम लिखाएंगे सांस्कृतिक जो होती है उपलब्धियाँ होती है हर राजा की, बट हम सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या करेंगे, जब हम राजा पढ़ते जाएंगे तो उसी में उनके काल की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ भी बताते जाएंगे। तो हम उसको अलग से एक हेडिंग नहीं बना रहे सीधे, हालांकि अलग से जब अगर और आपको और अच्छा स्ट्रक्चर बनाना तो इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ठीक है। तो बट हम उसको नहीं लिख रहे हैं, रीज़न यही है क्योंकि क्या है कि जब हम प्रमुख राजा पढ़ाएंगे तब उसी में हम उनके अंदर लिखते जाएंगे, ठीक है। देखो मेरे से पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट पढ़ते समय, कोई भी चीज़ हो, बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब आप पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको चीज़ें याद रहेंगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ हिस्ट्री में, ठीक है। तो प्रशासनिक संरचना, ये बात हो गई हमारी इसकी, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जानकारी के स्रोत के बारे में, हमने पढ़ना शुरू करते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे जानकारी का स्रोत, और जब हेडिंग डालेंगे जानकारी के स्रोत में तो पहला आप हेडिंग लिखेंगे हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। क्या लिखेंगे दोस्तों, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति। सबसे पहली चीज तो ये है, प्रयाग प्रशस्ति, सॉरी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, पहली जानकारी का स्रोत गुप्त साम्राज्य का ही है। दूसरा स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, या रुक जाओ इस क्रम में लिखो, दामोदर और लिख दो, और ये लिख दो सरो, और क्या लिख सकते हैं, वेनशांकी शियुकी, ठीक है। तीसरा फायान का वृतांत, फयान आया था ना चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, तो उसके बारे में वो भी बता रहा है कुछ चीजें। ये सब चीजें देखो, अब इनके बारे में पता जाता है, पूछा जाता है कि ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम था, तो सीयू की। ये क्या है, ये आपका वन लाइन में क्वेश्चन है कि नहीं है, बट आपको ये एक आइडिया ये भी लग रहा है ना कि इससे गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिल रही है। ये सारी चीजें आपको पढ़ने का तरीका होता है। चौथा जैसे आप कुमार गुप्त का दामोदरपुर अभिलेख, कुमार गुप्त का दामोदर
पूर्व अभिलेख, ठीक है। अब देखो कुमार, अब आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, दामोदरपुर अभिलेख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्त साम्राज्य के जिला प्रशासन की जानकारी इसी दामोदरपुर अभिलेख से मिलती है। तो आपसे डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दामोदरपुर अभिलेख किस शासनकाल का है, ये तो पूछ सकता है। तो आपको याद रखेगा गुप्त साम्राज्य का है, गुप्त वंश का है, दूसरा साम्राज्य, दूसरा अगर ये और थोड़ा अंदर जाएगा तो पूछेगा किस राजा का है, तो कुमार गुप्त का। ये क्या है, ये वन लाइनर एग्जाम पेपर में वन लाइनर पूछ सकता है ना। ये तो इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाए, वो पढ़ाई इस तरीके से होती है। आप वन लाइनर में पढ़िए, मैं नहीं कहता हूँ, बट आपको चीज़ें एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे इन पेपरों कोई मतलब भी नहीं। बट आपको कम से कम ऐसा तो पढ़ना होगा ना कि आप कम से कम उसको और अच्छे से कर सकें। फिर इसके बाद एक और है स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, ठीक है। अब आपको यह भी पता चल गया कि भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। तो भीतरी अभिलेख में क्या है, इसमें क्या पता है, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था, तो हूणों के आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त अभिलेख से ही मिलती है। उसमें क्या होता है, अब स्कंदगुप्त ने इसमें पराजित कर दिया था। तो ये भी एक जानकारी का स्रोत है। अगर और लिखना चाहें तो एक और लिख सकते हैं, ये प्रभावती गुप्ता का, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र अभिलेख, पूना ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख, ठीक है, ताम्रपत्र लेख, ठीक है। इसी से ये इसी में ये क्या पता चलता है कि क्या कहते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा चलो अभी जब फिर बाद में जब, ठीक है। तो ये जानकारी स्रोत अब मैं आपको देखो दिखाता हूँ। कोई भी मैंने ऐसी जानकारी स्रोत कोई ऐसा नहीं लिखा है जो आपके पेपर से रिलेवेंट ना हो, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे। जैसे मैंने बताया भीतरी स्तंभ भीतरी अभिलेख से ही तो पता चलता है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में या कुमारगुप्त के शासनकाल में क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण हुआ था, ठीक है। कुमारगुप्त के दामोदर अभिलेख से क्या पता चलता है, जिला प्रशासन की जानकारी मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिला प्रशासन की जानकारी के बारे में। तो ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन। फायान का वृत्तांत है, भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया, तो ये भी फायान तो कोई रिलेवेंट है, ऐसा तो है नहीं इररिलेवेंट है। ह्वेनसांग की स्वीकी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि ह्वेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है, या स्यूकी के रचयिता कौन है, तो स्वीकी कौन है, ह्वेनसांग। फिर हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति, ये तो बहुत फेमस है। तो कोई भी मैंने ऐसा आपको अभिलेख या कोई भी स्रोत ऐसा नहीं है जिससे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो ये एक चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हम देखो हरिसेन कौन थे, एक ब्राह्मण थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में एक चीज ये जान लो कि ये संस्कृत भाषा में लिखित है। दूसरी ये चंपू शैली में लिखी। चंपू शैली क्या होती है, जिसमें गद्य एवं पद दोनों का मिश्रण होता है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य एवं पद दोनों का मिश्रण। तो आप प्रयाग प्रशस्ति में ये लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये एक तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, दूसरा ये चंपू शैली में लिखी गई है। बस इतना लिख लेना है प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। ह्वेनसांग की स्वीकी, ये तो पुस्तक का नाम, ये तो समझ में आ गया। फयान क्या होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आ गया था, ये बता दिया मैंने। कुमारगुप्त का दामोदरपुर अभिलेख से जिला प्रशासन की जानकारी मिलती है। अभी जब प्रशासन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से क्या हुआ था, हूणों का आक्रमण, अभी हम स्कंदगुप्त पढ़ेंगे तब देख लेंगे। प्रभावती गुप्ता, ये किसकी थी, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थी, जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं उनकी जो थे पुत्री थी, और इनका जो विवाह हुआ था वो वाकाटक जो वंश है उसके साथ हुआ था। तो वहीं पे ये पूना अभिलेख है महाराष्ट्र में वहीं पे इनका पूना ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये आपको स्रोत के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया आपको स्रोत के बारे में, ठीक। अब मैं इस स्रोत को मिटा रहा हूँ और इसको भी मिटा रहा हूँ। फटाफट काम करते चलना है, बस मिटालते चलना है और आपको हेडिंग डालने चलना। अब आपको डालना है काल, ठीक है। काल के बारे में हमको क्या पता चलता है, काल जो है 319 AD यानी ईस्वी से लेकर, ऐसे लिखो मोटे तौर पर, ऐसे लिखना मोटे तौर पर इनका शासन 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था। मोटे तौर पर इनका शासन 319 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक था, ठीक है। तो ये इतना है। मैं देखो
ये किसके शासनकाल की जानकारी पता है? चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल। यहाँ से पहले आपको किसी भी जो साहित्य के हैं, जो ग्रंथ है, जो या स्रोत हैं, आपको इससे पहले दो, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम से पहले आपको श्रीगुप्त है, वाकाटक का नाम, श्रीगुप्त है और घटोत्कच का नाम मिलता है, बट उसके बारे में विवाद चलता रहता है, तो आप उतना मत जानिएगा। बट ये इतना आपको शासनकाल इसलिए मैंने मोटे तौर पे लिखा है, ठीक है, क्योंकि मोटे तौर पे इसलिए लिखा है ना, क्योंकि उससे पहले एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि कब स्थापित हुआ था। बट जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसके शासनकाल से हमको स्पष्ट जानकारी मिलने लगती, इसलिए हमने वहां से लिखना शुरू किया और 550 ईस्वी तक हम ले जाके, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। तो हम लोगों ने दोस्तों काल के बारे में जान लिया, ठीक है, काल के बारे में जान लिया। इसके बाद में क्षेत्र के बारे में अब हम लोग शुरू करेंगे। तो देखो क्षेत्र के बारे में अभी अलग अलग शासनकाल के अलग अलग राजाओं के बारे में जब मैं पढ़ाऊंगा तो अलग अलग, क्योंकि आपके पास दो ही राजाओं के बारे में जानना, 3 राजाओं के बारे में, एक तो क्षेत्र के संबंध में, एक तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ठीक है, दूसरा समुद्रगुप्त जो इस वंश का या भारत का सबसे महान विजेता जिसको माना जाता है, तीसरा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। जब मैं इन दोनों का पढ़ाऊंगा शासनकाल तब मैं इनको क्षेत्र का भी आपको डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो बट अब अगर मैं आपको एक बता दूं कि मोटे तौर पर कैसा था, तो अगर हम समुद्रगुप्त के शासनकाल को देखा जाए तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में पूरा भारत, जो प्रयाग प्रशस्ति से जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि इसने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। संपूर्ण भारत में आपका जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का, जो पाकिस्तान का जो कंधार वाला इलाका छोड़ दिया जाए उसको छोड़कर बाकी सब उसने जीत लिया था। मतलब पंजाब आपका, गुजरात आपका, ये सारा, और इधर असम, इधर ये उत्तराखंड, इधर पूरा साउथ भारत, तो ये उसने लगभग प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता कि ये, तो इससे पूरे भारत को जीता था। और सबसे बड़ी बात होती है कि ना, भारत को जीता तो था तो बट उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण तो कहाँ किया था? सिर्फ उत्तर भारत में इसने प्रत्यक्ष नियंत्रण किया था। तो प्रशासन क्या था, अभी मैं आगे जब मतलब सॉरी दोस्तों, साम्राज्य या क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो मैं अलग अलग राजा काल में अलग अलग आपको बताऊंगा, ताकि आपको ऑल क्लियरली हो जाएगा, आपको क्लियर रहेगा किस राजा का शासन जो क्या कहते हैं क्षेत्र कितना बड़ा था, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रमुख राजाओं के बारे में पहले आप नाम लिख लीजिए, फिर मैं आपको इनकी एक एक चीज़ बताता चलूँगा। देखो प्रमुख राजाओं में पहले आप नाम लिखिए इनका। पहले आप इनका नाम रखेंगे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इनका प्रथम राजा था, जिसने संस्थापक जो। फिर इसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के नाम बात आएंगे, ये लिख लीजिए पहले, फिर मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा। चंद्रगुप्त प्रथम, क्योंकि आपको एक पता भी रहेगा, क्रम भी पता रहेगा। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त आता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ऐसे लिखिएगा। चंद्रगुप्त, थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय, ठीक है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। फिर इसके बाद कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। मैंने रामगुप्त को छोड़ दिया, नहीं तो बहुत से विद्वान बैठे होंगे कहेंगे रामगुप्त के बीच में था, उसकी ज़्यादा की जानकारी नहीं मिलती, तो संदिग्ध है तो उसको हम पढ़ेंगे नहीं, क्या जरूरत है। स्कंदगुप्त के बाद चल ही नहीं रहा है, चलो दूसरा मैं ले लेता हूँ। स्कंदगुप्त के बाद आपको भानुगुप्त के बारे में मैं बताऊंगा। फिर एक और बचा है लास्ट जो राजा होता है, विष्णुगुप्त। तो आपके और भी राजा हैं बट उनको नहीं पढ़ना है ना। भानुगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद और राजा हुए हैं बट उनको नहीं पढ़ना है। बट आपको इतने राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में, इनकी उपलब्धियां। जैसे हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सबसे ज़्यादा, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हैं इंपॉर्टेंट, इनके बारे में कुछ उपलब्धियां जो पढ़ेंगे। भानुगुप्त के बारे में एक जानकारी पढ़नी है, और विष्णुगुप्त अंतिम राजा थे इसलिए इनको पढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको इनके राजा के बारे में पढ़ना है। प्रशासनिक संरचना हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे। बट अभी हम इसको मिटाल रहे हैं, तो हम एक एक राजा शुरू करते हैं। तो हम राजा के नाम लिखते हैं, तो पहले आप लिखिए श्रीगुप्त, ठीक है, प्रथम श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त। तो आप पहला राजा डालेंगे श्रीगुप्त, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, यह गुप्त वंश का संस्थापक था। बस इतना जानना है इसके बारे में, ये गुप्त वंश का संस्थापक था।
इससे अलावा इसमें कुछ और नहीं पढ़ना। मैं बता दूं इसकी जानकारी स्रोत कौन कौन से, जैसे प्रयाग प्रशस्ति पढ़ोगे उसमें उसकी जानकारी मिलती है, श्रीगुप्त इसका पहला शासक था। दूसरा वो जो भानुगुप्त का प्रभावती गुप्ता का जो क्या कहते हैं पूना ताम्रपत्र अभिलेख है, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 2-3 जगह पे इसकी जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त जो था इस वंश का पहला शासक था। ठीक है, तो ये चीज आपके श्रीगुप्त के बारे में हो गया, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना। पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। ठीक है, दूसरा अब आप सीधे आ जाइए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इसका शासनकाल 319 ईस्वी से 334-35, रुको 34 ही डाल दो। ठीक है, 334 ईस्वी लिख लो, क्योंकि मैं अभी फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको, वरना चलो इसका शासनकाल यहाँ से यहाँ तक था। ये लगभग 40 साल तक इन्होंने 35-40 तक इन्होंने लगभग शासन किया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये जानेंगे इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसने गुप्त संवत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत की। पूछा जाता है कि गुप्त संवत की किसने शुरुआत की, तो गुप्त वंश के कौन से शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने गुप्त संवत की शुरुआत की ठीक है, पहला तो ये शुरुआत की, अरे 2 बार लिख दिया मैंने, गुप्त संवत की शुरुआत की। ठीक है, दूसरा अगला पॉइंट, क्या आवाज आ रहा है ये, ठीक है, इसने गुप्त संवत की शुरुआत की, पहली चीज। दूसरी देखो गुप्त संवत, अब मैं यहीं पे आपको एक नोट करके लिखा देता हूं। तो गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिख लेना है, 319 ईस्वी में। ठीक है, गुप्त संवत की शुरुआत। अभी इसी तरह आपसे नोट करके मैं आपको लिखा रहा हूँ, नोट करके कुछ लिखिएगा, इससे नहीं ये अलग है, बट इसमें नोट करके लिखिएगा, क्योंकि यहीं पे लिखा देता हूँ। तो क्या है, विक्रम संवत ये कब शुरू हुआ था, तो 57 BC। ठीक है, 57 BC विक्रम संवत। शक संवत इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसने कुषाण जो शासक है कनिष्क ने इसकी शुरुआत की थी शक संवत की, और कब है, कब का, ये 78 ईस्वी का। ठीक है, इसी तरह हिजरी संवत है, हिजरी संवत 571 ईस्वी का है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको संवत के बारे में आपको 3 चीजें याद रखना है। ठीक है, ये तो विक्रम संवत 57 BC का है। शक संवत जो किसने शुरू किया था, कुषाण वंश के शासक, कुषाण शासक कनिष्क, ये याद रखना है। शक संवत शकों ने, कुषाण ने शुरू किया था, कुषाण वंशी थे ये। ऐसा कहा जाता है कि इसने कुषाणों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इस संवत का शुरुआत किया था, इसलिए इसको शक संवत नाम लिखा उसने। ठीक है, तो कुषाण शासक कनिष्क ने, नाम लिख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, याद है ना, कश्मीर के कुंडलवन में, याद होना चाहिए। तो कुषाण शासक कनिष्क शक संवत की शुरुआत किया था। तो ये आपको संवत के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है क्योंकि। ठीक है, फिर मैं आप नोट करके लिखिएगा, क्योंकि ये संवत से रिलेटेड है, तो आपको 3 संवत याद रखने की भारत के संबंध में। हिजरी संवत जो है 571 ईस्वी का है, वो जो क्या कहते हैं मोहम्मद हजरत पैगंबर है ना, उनके जो उन्हीं के शासनकाल का है ये, तो 571 में हिजरी संवत। ठीक है, तो याद रखना है उसको, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, मुझे ये उम्मीद है, बट आपको ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा पहली चीज़, तो जो चीज़ें मैंने लिखा है वो लिख ली हो गई। अब हम बात करते हैं गुप्त संवत के बाद दोस्तों, इसका शासन, इसका क्षेत्र मगध से लेकर, मगध वही मतलब पाटलिपुत्र से लेकर बनारस तक विस्तृत था।
विस्तृत था। ठीक है, इसका क्षेत्र मगध से लेकर बनारस तक विस्तृत है, यानी ये मगध से लेकर बनारस यूपी के पूर्व है ना, यूपी के पूर्वी एरिया में ये इसका शासन था, बनारस तक। ठीक है, ये चलेगा। फिर लिखना है यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में याद रखना है आपको, कौन सा वास्तविक संस्थापक, कौन सा वास्तविक संस्थापक, क्योंकि इसने गुप्त वंश को एक स्वतंत्र वंश, गुप्त शासक वो एक वंश बनाया, और दूसरी इसने साम्राज्य का थोड़ा विस्तार किया, इसने एक स्टैब्लिश, एक शक्ति, एक ठीक है स्थायी बनाया, इसीलिए इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसने और लिखो, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, पूछा जाता है बहुत बार, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ली, और इसके बारे में एक चीज और लिखना है, इसने राजा रानी प्रकार का सिक्का डलवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। इसने राजा रानी प्रकार का सिक्का ढलवाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसने राजा रानी, बात क्या है, राजा रानी प्रकार का सिक्का मतलब क्या है, इसका जो विवाह हुआ था लिच्छवी गणराज्य की जो कुमारी थी, राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे इसका विवाह हुआ था। और उस समय जब ये गुप्त वंश में ये शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, उस समय लिच्छवी गणराज्य बहुत प्रतिष्ठित और बहुत अच्छा, मतलब ख्याति प्राप्त एक साम्राज्य था, मतलब गणराज्य था। क्यों कि आप अगर देखेंगे तो जो क्या कहते हैं, जब ये क्या कहते हैं हर्यक वंश, मगध में ही हर्यक वंश था, मैं अभी शुरुआत बता रहा था, जब उसी के कंटेम्प्रेरी जब अजातशत्रु ने क्या किया था, इसी लिच्छवी गणराज्य को क्या किया था, ध्वस्त कर दिया था, और तब से ये लिच्छवी गणराज्य अभी तक चला आ रहा था। तो ये बहुत समृद्ध राज्य था, और उस समय इसकी बहुत ख्याति थी। तो उससे राजा रानी प्रकार क्यों किया, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी गणराज्य की जो कुमारी थी है ना, राजकुमारी थी कुमार देवी से उनका विवाह हुआ था। इसी विवाह को ये बताने के लिए कि हमारा विवाह जो है वो लिच्छवी गणराज्य की रानी से हुआ है और हम उनके दामाद हैं, क्योंकि हमने बताया उस समय वो बहुत प्रतिष्ठित था। तो इस चीज़ को शो ऑफ करने के लिए इन्होंने ये सिक्का डलवाया था। इसी तरह आप देखेंगे जब समुद्रगुप्त आप आएगा तो वो लिच्छवी दोहित्र लिखता अपने सिक्कों में। क्यों, क्योंकि वो लिच्छवी दोहित्र मतलब क्या, दोहित्र मतलब पुत्री का पुत्र होता है, और लिच्छवी यानी गणराज्य है, तो यानी वो अपने को क्या बताता है, वो उनसे जोड़कर, ना कि वो गुप्त वंश में साम्राज्य में किसी को जोड़कर नहीं बताता, बट आपको वो अपने आप को स्वयं को लिच्छवी से जोड़कर बताने के चक्कर में लिच्छवी दोहित्र लिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय लिच्छवी जो गणराज्य था बहुत प्रतिष्ठित था, है ना, उसकी ख्याति बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो इस वजह से ये अपना राजा रानी प्रकार का सिक्का ढलवाता है, और जिसमें कुमार देवी और अपना नामांकन करवाता है। ठीक है, तो ये राजा रानी प्रकार का सिक्का किसने ढलवाया था, तो किसने, इसने। ठीक है, तो ये इसकी बात है। इसके बारे में आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता हो गई, आपके इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। आज दोस्तों हम लोग यहीं तक करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब टाइम नहीं है, और क्योंकि फिर हम अब अगर समुद्रगुप्त शुरू करेंगे तो समुद्रगुप्त अकेला ही 10 से 15 मिनट ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो और थोड़ा टाइम नहीं है, तो हम लोग दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, आगे कल करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी और अगर सेक्शन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें दोस्तों। ठीक है, शेयर करिए। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस तरीके से बताया है, आपको भी दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर पहले बनाइए हर टॉपिक का, फिर उसको एक एक टॉपिक को लिखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका,
फ़ायदा ये होगा कभी भविष्य में आपको कोई पेपर मेन से लिखना हुआ, मान लीजिए जैसे आप बीए में, आपको बीए मान लिया आपने हिस्ट्री लिया है, तो हिस्ट्री लिखते समय क्या होगा, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए और आपको पता रहना चाहिए क्या क्या हमको लिखना है। मान लो गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में आ गया या गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखना है, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री का अगर आपने लिया है, तो क्या होगा, इससे आपको लिखते समय सहूलियत हो जाएगी। आपको पॉइंट क्लियर रहेंगे कि पहले हमें क्या बताना है, पहले हमें स्रोत के बारे में बताना है, फिर क्षेत्र के बारे में बताना है, फिर काल के बारे में बताना है, फिर प्रमुख राजाओं के बारे में बताना। अगर पूरा होल मान लो प्रशासन आएगा, तो प्रशासन में मैंने जैसे मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, मैंने बताया था, क्या बताया था कि पहले आपको बताना केंद्रीय प्रशासन कैसा था, फिर प्रांतीय प्रशासन कैसा था, फिर जिला प्रशासन कैसा था, फिर ग्राम प्रशासन कैसा था, फिर नगरीय प्रशासन कैसा था। ये स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का। आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आप आराम से हर चीज़ को कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहेंगी, जब रिवीजन करेंगे तो तुरंत रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बस मेरा, अब मैंने आपसे क्या बताया, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका ये है कि आपको थोड़ा टाइम लग सकता है चीज़ों में। अब मैं थोड़ा क्या है कि मैं चीज़ों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश के चक्कर में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आप एक बार उसे पढ़ लेंगे तो आपके दोबारा आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप रिवीजन करिए बस ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों अपना बाय ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।